यूपीएससी 2021 इसके नतीजे घोषित हो चुके हैं और नतीजों के बाद कुछ ऐसी कहानियां आई हैं जो आपको कभी भी रुकने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। इन कहानियों को सुन के आपको लगेगा कि शायद आप हार मान चुके हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। इन्हीं कहानियों में से एक ऐसी कहानी है रिंकू राही की, जिन्होंने 2008 में एक ऐसा खुलासा किया कि जान तक पर बन आई, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रुके और लगातार आगे बढ़ते रहे। अगर आप रिंकू राही की कहानी सुनेंगे तो शायद ही आप ये कभी सोचेंगे कि हमें रुक जाना चाहिए, ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, हार मान लेते हैं, रुक जाते हैं या ईमानदारी छोड़ देते हैं, तो शायद आप गलत हो। आज रिंकू राही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन सब पहलुओं पर बात होगी और उन्होंने यूपीएससी में 683वीं रैंक भी हासिल की है। तो इस पूरा सफ़र कैसा रहा, क्या क्या दिक्कतें आईं, क्या क्या परेशानी आई, इन सब पर रिंकू राही से खुल के बात होगी। तो चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर, जैसे मैंने अपनी शुरुआत में बताया 2008 उसमें एक खुलासा आपकी जान तक पर बनाई, मैंने वो खुलासा नहीं बताया है, आप उसे अपने शब्दों में बताइए वो क्या था, क्योंकि जान एक ऐसी चीज़ है कि इंसान बस उसे नहीं खोना चाहता है। नहीं, ऐसा है कि जो डिसीजन था मेरा कि एक्चुअली मैं बीटेक की है जमशेदपुर से। उसमें आरईसी जमशेदपुर हुआ करता है, आरआईटी जमशेदपुर पास की एनआईटी जमशेदपुर है। तो उसके बाद भी ऑप्शंस थे काफ़ी। तो जो पहले से हम लोगों का डिसीजन था कि इधर आना है सिलसिस में, तो सेवा करने का एक जज्बा था कि सेवा करने के लिए जाना है, कोई नौकरी के लिए नहीं जाना है। और सेवा जो है, तो इसलिए जो मौका मिला, चूँकि उसमें कोशिश थी कि बड़ा मौका मिले, तो जो जितना मौका मिला उस हिसाब से तैयारी शुरू की ली हमने। तो पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था मेरा। जब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुजफ्फरनगर में ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा करप्शन चल रहा था। और जो लोगों के पैसे होते हैं, जो अधिकार होता है उनका, एक तो बहुत बड़ी चीज़ जो उस समय की थी मेरे सामने कि जो लाभार्थियों जो अधिकार होता था उनको बड़ी अलग रुख से दिया जाता था। तो लाभार्थी माना जाता था कि कुछ अलग से पैसा मांगने आ रहे हैं। तो उसमें एक कोशिश थी कि उनको एक अधिकार के रूप में दिया जाए कि आपका अधिकार है, हम नौकर हैं। मेरा एक्चुअली कंसेप्ट शुरू से रहा है कि सिविल सर्वेंट मतलब मैं नौकर हूँ। हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है सिविल सर्वेंट, हकीकत में हिंदी में पढ़ेंगे तो नौकर लगता है। हम नौकर मानना शुरू, तो मैं अपने को बहुत नौकर मानता हूँ। और तैयारी भी इसलिए की कि छोटे नौकर से बड़ा नौकर बनने के लिए। तो उसके बाद जो है तो मुजफ्फरनगर गया, तो मुजफ्फरनगर काफ़ी ज़्यादा करप्शन चल रहा था। जब खोलना शुरू किया उसका, तो खोलते समय काफ़ी धमकी भी आई, प्रलोभन भी आए पैसे के, सारी चीज़ें जो मूवी देखते हैं पूरी सारी कहानियाँ हो रही थी। तो एक बार दोस्तों से बात भी करते थे हम लोग कि धमकी भी आ चुकी है, पैसा भी आ चुका, ऑफ़र हो चुका है, ये भी हो चुका है, वो भी हो चुका है, सिफारिश हो चुकी हैं, अब तो लगता है वो अटैक ही बचा है। तो लग रहा था कहीं ना कहीं जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि अटैक से कुछ दिन पहले ही मैंने एप्लीकेशन दी थी, बताया था कि अटैक होगा, चांसेस बनते जा रहे थे पूरे को। उनको लग रहा था साफ साफ, जैसे सिस्टम सुनते आ रहे हैं ना, उस हिसाब से लग ही रहा था साफ साफ। तो 23 मार्च को जो है पहले 15-16 मार्च को लगभग पता पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में पैसा पहुंचा है। स्कूल वाले बोल रहे हैं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि पैसा पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। आप यहाँ पे बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पैसा पहुंच गया है। तो मैं बुलाया अकाउंटेंट सबको, मैंने कहा कि पैसा जिसका जिसका जितना पहुंचा हो। मीडिया वाले भी आए थे उस समय, तो मीडिया वालों से बताया कि उनसे सपोर्ट मांगी मैंने। तो इसमें एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम इतना काफ़ी आगे नहीं था, शुरुआती दौर में था। तो उनसे सपोर्ट मांगी मैंने कि एक लाभार्थी खाली ये आंसर नहीं मिलना चाहिए पैसा पहुँचा है नहीं पहुँचा है। अब मेरे ऑफिस में आ रहा है तो एक काम करते हैं हम लोग कि जो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने स्कूलों को पैसा भेजा है, उन सब की डिटेल अखबारों में लगा देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। तो एक तो ये हुआ था। दूसरा क्या था कि हमारे यहाँ पर शादी की योजना चल रही थी, तो उसमें लोगों का मानना था जिसको चाहे पैसा दे दें। मेरा मानना था कि हम जो भी पैसा देंगे, जिसका भी नाम काटेंगे या जो भी लॉजिक है वही फाइल में रखेंगे। एक्चुअली मेरे साथ एक रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा मानना था जो अधिकारी को मुझे पता है, और जैसे आरटीआई एक्ट आया हुआ है, तो आरटीआई एक्ट में जो हम सूचना दे सकते हैं, तो हम एप्लीकेशन की जरूरत क्या पड़े, पहले से क्यों दे दें सबको। तो वही सिस्टम मैंने अपनाया था वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी जो घोटाला निकलने लगा, उनको लगा कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा दिया।
उसमें जो वहाँ के नेता थे, एक नेता दलाल थे वहाँ पर, बाद में राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला उन महाशय को। उन्होंने और मेरे अकाउंटेंट ने मिलके एक शूटर को, शायद सुनते हैं 50,000 रुपये में शूटर तैयार हो गए थे मारने के लिए। उन्होंने मेरा अटैक किया, तो अटैक हुआ। तो अटैक होना एक सिंपल प्रोसेस है, अब ईमानदार हैं तो अटैक हो सकता है कभी भी। एक बड़ी चीज़ थी कि इतने बड़े अटैक के बाद लोगों की दुआएं हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं जिंदा बच पाया। जब वो अटैक आपके ऊपर हुआ, जब वो खुलासा हुआ, तो उसके बाद आपके कई सारे तबादले भी हुए। उन तबादलों के पीछे क्या क्या वजह रही और कितने कितने दिन में आपको हर एक तबादले रहा उसके पीछे? एक्चुअली तबादलों की चीज़ ये है कि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में, जैसे मूल पद मेरा समाज कल्याण अधिकारी था, तो इन 14 साल में मुझे समाज कल्याण अधिकारी तो काफ़ी कम रखा गया। उसके अलावा जो साइड की पोस्ट थी उसमें ज़्यादातर रखने की कोशिश की, तो जब उसी समय लंबा टाइम मिल पाया मुझे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाता था तो वहाँ के घोटाले निकलने लगते थे। जैसे ही कोई घोटाला खुलता तो उनका ट्रांसफ़र कहीं से भी। तो मैं बात करूँ तो समाज कल्याण अधिकारी तौर पर बात करूँ तो मैं मुजफ्फरनगर में 4 महीने अटैक हुआ मेरे ऊपर। भदोही में 4 महीने में ट्रांसफ़र होता है मेरे ऊपर, ट्रांसफ़र हुआ मेरा। श्रावस्ती में समाज कल्याण विकास था, मुझे चार्ज मिला था समाज कल्याण अधिकारी का 3 दिन का ही। 3 दिन में ही मेरा फिर वापस ले लिया गया। उसके बाद ललितपुर में था, चूँकि वहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो थोड़ा मैंने स्लो किया था अपने आप को। 1 साल तक टाइम मिला, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि सस्पेंशन मिला मुझे वहाँ से। बाकी मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ रही है कि मुझे जो पोस्टिंग मिली है, और लोगों की नज़र में पनिशमेंट पोस्टिंग होती हैं, लेकिन ऐसी पोस्टिंग हमेशा सीखने का मौका देती है मुझे। तो सीखने को काफ़ी मिला, जैसे कोचिंग सेंटर में रहा हूँ पहले मैं, उसके बाद विकास में रहा, अभी जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पर रहा हूँ, और यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है तो शायद अब लोग इसे पनिशमेंट पोस्ट मानना बंद कर देंगे। हाँ, जैसे आपने कोचिंग की बात की, आप एक कोचिंग में हैं अभी, IAS PCS की जो तैयारी कराता है, और आपने इस कोचिंग में रहते हुए ही UPSC भी क्रैक किया है। तो मतलब बच्चों को इसके पीछे की वजह क्या रही? एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि जब हम PCS में होते हैं, हम ऑलरेडी एक अधिकारी हैं, लोग तो इसी में ही सफ़र करते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, बहुत है। लेकिन आपने सरकारी नौकरी से इतर होके आपने अभी UPSC के बारे में सोचा। तो ये पहली बात तो यही कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई। दूसरी बात ये कि कोचिंग कब से बनी और कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं इसमें? पहली चीज़ जो है, जो आपका पॉइंट वाजिब है, क्योंकि लंबी नीति मेरे पास भी काफ़ी लोगों की सजेशन आती थी, क्या करोगे, कब तक करोगे, क्या चीज़ है। तो मेरे पास एक लगता था, क्योंकि मुझे सेवा करनी है और तैयारी से मुझे सीखने को बहुत मिल रहा था कि यंग यंग बच्चे आते हैं, उनसे सीखने को मिल रहा था। साथ ही तैयारी जो सिलेबस है, हर बार जाने से नई नई चीज़ निकल के आ रही थी। जैसे कि पेपर 4 था, इस बार आया है, कई सालों से चल रहा है, तो उसमें कई सारी चीज़ मिली, काम करने के नए तरीके मिले, कई सारी इनोवेशन में तैयारी के दौरान सीखा कि ऐसे चीज़ हो सकती हैं। तो ऐसी तैयारी को मैंने इन्जॉय किया कहीं न कहीं। तो उस तैयारी से लेके और रही चीज़ की बात कि चूँकि एक सेवा में होना, दूसरी सेवा में जाना, एक तो होता है कि इससे हमें बड़ा दायरा मिलता है काफ़ी काम करने का, एक अच्छी पोजीशन मिलती है। उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए थी कि सेवा का अवसर मिलना। तो जहाँ पर मैं हूँ, अभी जो कर रहा हूँ, उसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और साथ में एफिशिएंसी कम रहती है। इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है। तो ज़ाहिर है कि जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म जो सोचा गया था, जो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन जो सोचा गया था तो उस हिसाब से वो वहाँ की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहती है। इवन मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो IAS गुजरे हैं, तो उनका भी कहना था कि इतनी मेहनत अगर वहाँ के जाके करूँगा कभी भी तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। तो ये चीज़ रही थी। इसके बाद रही कोचिंग की बात, तो समाज कल्याण विभाग जो है कोचिंग चलाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग रहती है बच्चों के लिए। तो पहली पोस्टिंग मेरी रही थी अलीगढ़ कोचिंग में। तो अलीगढ़ कोचिंग और हापुड़ी कोचिंग साथ-साथ बने थे। अलीगढ़ कोचिंग 2009 में शुरुआत हुई थी, हापुड़ी कोचिंग की इस कोचिंग की 2010 में शुरुआत हुई थी। तो पहली मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ में रही थी 3 साल। उसके बाद फिर मुझे अलग-अलग ट्रांसफ़र हुए मेरे, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हापुड़ी कोचिंग की गई। तो 2019 से आए हम लोग। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि एक टीम एफर्ट लगा के, और चूँकि इसमें एक बड़ी अनुभव रहा इस कोचिंग रहा कि मेरा जो है कि हम लोगों ने इंटरव्यू प्रोग्राम का एक एफर्ट निकाला था कोरोना पीक में, जब बच्चे काफ़ी परेशान थे कैसे कहाँ तैयारी करें। तो उसमें जो ऑफिसर्स हैं और अदर ऑफिसर्स हैं, ऐसी जो सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी कमी बताई जाती है ना कि सब करप्ट हैं।
बहुत बड़ा पॉइंट आता है। मेरा मानना है कि ईमानदार भले 0.001% बहुत कम परसेंटेज हों, तो करप्ट भी बहुत कम परसेंट हैं। बाकी लोग नाव की धारा के साथ चलते हैं। करप्ट की धारा चलेगी तो करप्ट हो जाएंगे, ईमानदारी चलेगी तो ईमानदार हो जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ दिखाई दी कि जब सपोर्ट की बात आई तो बाकी लोगों ने मतलब काफ़ी बड़ी सपोर्ट दिखाई दी मुझे। और मेरे लिए खुद अचरज था मेरे लिए कि इतने अधिकारी इतनी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये चीज़ रही, तो लगा कि चीज़ें कुछ और करनी चाहिए। तो उसमें और बाकी जो इंस्टीट्यूट में रहने से जो होता है, तो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बताया जैसे सीखने को बहुत मिलता है, नई नई चीज़ें, नई ऊर्जा, नई चीज़। और कहीं न कहीं मैं अगर तैयारी इतने समय तक कर पाया हूँ, तो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी देन है कि वो मुझे एनर्जी देते रहे। भले उन्हें पता ना हो कि उन्होंने क्या दिया है, लेकिन उनसे सीखता रहा और एनर्जी लेता रहा उनसे भी। सर एक ये होता है कि आज के टाइम पे आप खुद ही जानते हैं कि जवान पीढ़ी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि भाई मैं नौजवानों के बीच में बैठ रहा हूँ, मेरे लिए कंपटीशन कितना हाई हो सकता है? हाँ, हाई तो जब फेलियर हो रहे थे तो हाई हो रही था काफ़ी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ रहती है कि कोशिश करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने कभी ये नहीं देखा आगे क्या होगा, कोशिश करनी है बस। कोशिश पर अपनी चीज़ पर ध्यान रखा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोशिश, इसमें जो जॉब को मैं हमेशा प्रायोरिटी दी है मैंने। इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि अपना कई बार जो है जॉब पे आप मेरे अपनी मतलब मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई में अगर कहीं मैच करना होता है, तो मैंने जॉब को ही प्रायोरिटी दी है कि बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई को सफ़र किया मैंने। तो ऐसा सच मैं खुद को मानता हूँ कि मैं एस्पिरेंट बहुत अच्छा एस्पिरेंट नहीं रहा कभी भी, लेकिन चूँकि कोशिश करनी थी। और सबसे बड़ी चीज़ कुछ चीज़ है कि यहाँ पर मुझे अवसर मिले। जैसे मुझे दिव्यांग कैटेगरी का एक जो रजिस्ट्रेशन मिला है, और ऐसी कैटेगरी रजिस्ट्रेशन मिला, तो उससे क्या हुआ कि अवसर मिले मुझे। जब अवसर मिल रहे थे तो कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे तो सिर्फ कोशिश करनी थी, और कोशिश लगातार रखने में ऐसा मुझे लगा ही नहीं कभी भी कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। बाकी रिजल्ट हुआ है तो ये काफ़ी खुशी की चीज़ है। तो इस बार की जब भी हम देखते हैं जो प्रीलिम्स हैं, आप जानते हैं कि हर बार बहुत हार्ड होते जा रहे हैं, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि क्या आ जाएगा। तो आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई उसके लिए? क्योंकि अगर जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो इन चीज़ों को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा डर होता है कि क्या करें, कैसे करें। तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? पहले तो थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जब मेरा जॉब नहीं लगा था, उससे पहले कभी प्री रुकता ही नहीं था मेरा। लेकिन हालाँकि जॉब के बाद प्री रुकना भी शुरू हो गया मेरा खुद ही। तो चूँकि काफ़ी सारी सर्कमस्टेंसेस थे। बाकी प्रीलिम्स जो होता है थोड़ा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसमें मेंस से हल्की सी डिफरेंट तैयारी होती है, लेकिन वो तैयारी लास्ट मोमेंट में चलती है जब आपका लास्ट टाइम आ रहा होता है। उससे पहले पूरी कंबाइंड तैयारी हो रही होती है। तो जो हमें इसलिए माना जाता है कि जब हम मेंस का प्रीलिम्स का मेंस की तैयारी एक बार की हो हमने, उसके बाद थोड़ा सा हम फैक्ट बेस पे हल्का सा आ जाएँ और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस पे आ जाएँ तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें एक्चुअली आज की डेट में जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो यूपीएससी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि आप चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। और जैसे माना जा रहा है कि यूपीएससी की खुद कोशिश रहती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनको पीछे किया जाए, तो इसलिए हर बार लगातार पैटर्न भी चेंज कर रही है लगातार। तो ये अच्छी चीज़ होती है। तो बाकी सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर इसी सवाल को मैं दूसरे एंगल से बच्चों से पूछता हूँ, वो कैसे सिलेक्शन का, तो मैं पूछता हूँ कि हमने सबने 10वीं पास की है, कोई बच्चा ये आए मेरे पास कि सर मुझे 10वीं में टॉप करना है, अपने बोर्ड में रैंक बनानी है, तो उसका तरीका क्या होगा। और मेरी जो फाइंडिंग है हमारा ये एग्ज़ाम निकालना आसान है, वहाँ पर रैंक बनाना मुश्किल है। और हमने की है तो उसी से हम समझ सकते हैं चीज़ें कि आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, चूँकि बिना स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम निकलता नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है। डूज़ एंड डोंट्स, ये बहुत बड़ा विवाद रहता है हमेशा, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, काफ़ी बड़ी क्वेश्चन रहता है। तो मेरा कहना है कि बिना गाइडेंस के कोई भी क्रिकेटर जो महान बने हैं सबके कोच रहे हैं, कोच आपको एक गाइड करते हैं। टीचिंग की भले आपको ट्यूशन की जरूरत न पड़े, ऐसे बच्चों ने आज की डेट में होता है कि कोचिंग और ट्यूशन को मिक्स कर रखा है। ट्यूशन की ज़रूरत न पड़े, लेकिन गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास गाइडेंस है अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो गाइडेंस पर आपको ढूंढनी पड़ेगी चीज़ों में। तो जैसे कि बताऊंगा कि इस समय थोड़ा ऐड ऑन कर जाऊँगा कि काफ़ी अच्छे प्राइवेट एफर्ट्स जो हैं, जो कुछ
काफ़ी अच्छे लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन ओनली आईएएस का एक आता है वीडियोज़, दे आर मार्वलस, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ऐसे ही मुन्नाल सर के जो वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हैं उन्होंने, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, वो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आज की डेट में जो मटेरियल भी है, कोर्स मटेरियल है, कंटेंट भी है, काफ़ी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आता जा रहा है। इवन जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं, जो विजन आईएएस रही और भी कोचिंग्स हैं, वो काफ़ी मटेरियल अपना फ्री ऑफ कॉस्ट निकालती भी हैं। तो अगर बच्चे को लगता है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको देखना होगा कि ऐसा ना हो कि रिसोर्स मटेरियल्स के जाल में फंस जाएं। जैसे चूँकि मैं इंस्टीट्यूट में रहा हूँ तो मेरे सामने कई सारे ऑफिसर्स निकले भी हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत डिजर्व करते हुए रुके भी हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है बहुत बड़ा, कि जो सिलेक्शन ले रहे हैं उनका एक गाइडेंस पर भरोसा करते हैं, कहीं भी वो गाइडेंस भरोसा करके वो कम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कम मटेरियल का सिर्फ बहुत चीज़ चूज ही होते हैं वो, जो एक चीज़ को वो ज़्यादा पढ़ते हैं। उनका जोर होता है कि हमें आउटपुट कैसे लेके आना है। और जो अच्छे कैंडिडेट भी कभी कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनका रीज़न होता है कि वो कभी एक पैनिक की वजह से बहुत फैला लेते हैं अपने आयाम को। तो प्रीलिम्स में हमें समझना पड़ेगा कि 100 में से 100 मार्क हमें अटैम्प्ट नहीं करने, ना 100 पे ना किसी को आ रहे होते नॉर्मली। तो 100 करने नहीं है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो नहीं आएंगे हमें। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बना देते हैं। जब हमें करना क्या है कि हमें बेसिक्स चलना है, कि बेसिक्स कवर की हमने, उससे कितने क्वेश्चन जा रहे हैं, उस तैयारी के लेवल को और बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो आपके कंपास में जितने लगभग आपका जो कट ऑफ जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाके आपके अटैम्प्ट हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो तैयारी को रिवीजन मोड में आ सकते हैं हमेशा। लेकिन जो गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं ना कि वो अपनी अभी ये पढ़ लिया, करंट अफेयर मतलब एक चीज़ से पढ़ ली, फिर दूसरी चीज़ से पढ़ेंगे, तीसरी चीज़ से पढ़ेंगे, चौथी चीज़ से पढ़ेंगे, तो उससे रिसोर्स में इतना बना देते हैं, रिवीजन में ध्यान नहीं देते। और रिवीजन, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि प्रीलिम्स के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन प्रैक्टिस। जैसे मेंस के लिए इस समय आंसर राइटिंग बहुत बड़ी एसेंशियल चीज़ मानी जाती है। तो ये चीज़ है, तो इसको अगर बच्चे फॉलो करेंगे, जो स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो कंफर्म निकलता भी है। सर, एक क्या होता है कि आप तो एक अधिकारी ऑलरेडी हैं, रहे हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी किया, तो जब आपका इंटरव्यू हुआ तो कैसा रहा? क्योंकि भाई इंटरव्यू को देखिए हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, ऐसे सवाल जो हम सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं क्या। तो जो भी लोगों में डर है इंटरव्यू को लेके, वो क्या डर है और क्या वाकई में ऐसी अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं? एक्चुअली जो मेरा खुद का इंटरव्यू है, इसमें बड़ा एक अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो हम लोगों ने गाइड किया था तो वहाँ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लग रहा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा लग रहा है। ये भी बहुत इंटायरली डिफरेंट रहा है कि जो सवाल आए लगभग आसपास थे मेरे काफ़ी जो है, लेकिन जो मार्क्स आए वो काफ़ी डिफरेंट आए, अनएक्सपेक्टेड मार्क्स रहे नॉर्मली जो है। तो ये अलग चीज़ है, अभी इस पर काम चल रहा है, जो सीनियर्स हैं मेरे और भी, उनसे बात चल रही है क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं, कैसे रहे कम। ऐसे काफ़ी मेरे शायद यूपीएससी में सबसे लोएस्ट मार्क्स आए मेरे इंटरव्यू में। तो रही बाकी चीज़ें जो कि वहाँ पर जो अच्छी जो इंटरव्यू बोल लेने वाले होते हैं, एक पर्सन होते हैं, तो वो जो बातें होती हैं, वैसे हम लोग इंटरव्यू बताते हैं कि बातें कर रहे होते हैं, तो जो मन में आती जाती हैं वो बातें बढ़ती जाती हैं, उसी को आंसर करना होता है। तो ऐसे में जो डर होता है तो वो चीज़ जो स्टेज आती है तो उसमें जो सीनियर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने जो कैंडिडेट आए हम लोगों के यहाँ पर तैयारी करने के लिए, जैसे मेरा भी रहा, तो जो ऑलरेडी यूपीएससी सिलेक्टेड लोग ऑफिसर्स हैं, जैसे पीसीएस जब इंटरव्यू तैयार कराते हैं हम लोग, तो पीसीएस के सिलेक्टेड ऑफिसर्स गाइड कर रहे होते हैं। यूपीएससी तैयारी जब रहती है तो यूपीएससी के ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स, उसमें भी डिफरेंट सर्विंग, जैसे कि 4 साल पुराने, 2 साल पुराने, 20 साल पुराने सिलेक्टेड ऑफिसर्स, इनसे गाइडेंस दिलवा रहे होते हैं। तो पाया गया है कि लगभग थोड़ा मैच करता है काफ़ी चीज़ें। इसमें बात करूँ तो मेरी जो मुझे गाइडेंस मिली थी तो क्वेश्चंस वहीं से आसपास आए थे, ऐसा नहीं अलग से क्वेश्चन आए हों, मार्क्स पहले अलग हों, ये क्वेश्चंस मेरे आसपास ही घूमे थे, जो बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप तैयारी जो करते हैं चीज़ों में, चूँकि आप जब वहाँ जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बाकी जब मेंस रहे होते हैं और आपकी जो इंटरव्यू तैयारी है वो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू वादी होती है, आप जो पढ़ रहे होते हैं वो भी आपकी इंटरव्यू तैयारी हो जाती है शुरू वहीं से। जो अपने आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं, हॉबीज़ वगैरह पहले से काम कर रहे होते हैं आप जो है, तो ऐसा जैसा भी नहीं है कि हम इंटरव्यू के लिए कोई फोकस करें।
लेकिन चीज़ें जो हो रही होती हैं तो उस हिसाब से, और बाकी जब आपका चीज़ आती है तो जो लास्ट मोमेंट में तो एक अप्रोच लगानी पड़ती है, तो क्या कहते हैं, गाइडेंस में आना पड़ता है। तो इस तरह से रहती चीज़ें। सर, हमने शुरुआत में कोचिंग की बात की थी। जब बच्चे, आपने भी बताया कि एक गाइडेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, और आप भी, एक कोचिंग है जिसका नाम ISPCS है। तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चे इस कोचिंग में आना चाहें तो क्या प्रोसेस है उसका पूरा? कैसे उन्हें इसके बारे में पता चले? कैसे वो जो सपना वो देख रहे हैं वो उसके ज़रिए पूरा हो चुके? इसका नाम क्या है? यहाँ आने का तरीका क्या है? वो ज़रा बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 कोचिंग सेंटर संचालित हैं। लखनऊ में 2 हैं, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, हापुड़ और प्रयागराज में। एक 8वां कोचिंग सेंटर गोरखपुर में खुल रहा है। तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे चलाए गए हैं कि जिससे कि जो हैव नॉट्स बच्चे हैं, जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं, उनको एक सुविधा मिल सके। तो यहाँ आवासीय सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन तरीका होता है, जो लखनऊ कोचिंग, यहाँ पर SC ST OBC होते हैं, बाकी कोचिंग्स में SC होते हैं। तो उनकी जो यूपी के रहने वाले हों, SC हों, जिनकी 6 लाख रुपये से इनकम कम हो, ये हो गया रेजिडेंशियल फैसिलिटी। इसके बाद हमने हापुड़ में एक स्पेशल इनोवेशन बनाया था, डे स्कॉलर और ऑनलाइन का, कि हम लोगों ने इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की थी, कि है मतलब अभी उसका डे स्कॉलर में होता है कि आप कोचिंग के बाहर रहिए, कोचिंग का यूज़ कीजिए, चले जाइए सुबह से शाम तक। तो इसमें कोई भी कास्ट कैटेगरी, कोई भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होती। बस हम स्टूडेंट से कहते हैं कि अपना बस प्रूफ करो कि आप डेडिकेटेड हो तैयारी के लिए। तो उसके लिए कुछ असाइनमेंट देते हैं, जैसे कि NCERT के जो सारांश आपको समरी लिखवाते हैं हम लोग, आप उनसे जो है, और जो क्वेश्चंस का आंसर लिखवाते हैं, तो इस बेस पर हम एंट्री दे रहे होते हैं। इसके बाद ही एक नई योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, अभ्युदय योजना। पाया गया था कि और बच्चों को डिफरेंट, जरूर नहीं ISPCS ही सही, ISPCS के अलावा और भी SSC एग्ज़ाम हैं, रेलवे बैंकिंग है, NDA है, मेडिकल है, नीट, सारी चीज़ों के लिए एक अभ्युदय योजना शुरू की गई है, जो कि डे स्कॉलर टाइप की है। उसमें से कोचिंग रहती है, आवासीय सुविधा नहीं है अभी भी। तो उसमें बच्चों को, उसमें जो है उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है लोकल लेवल, स्टेट लेवल पर। स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद उनका सिलेक्शन होता है। अगर बच्चे कम होते हैं तो जिला स्तरीय जो समिति होती है उसको बलि दी है। जैसे हम बात करें हापुड़ी कोचिंग की, यहाँ पे एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस होता है, वहाँ से फिर मेरिट के आधार पर 7 कोचिंग में बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स को उनको भेजा जाता है। तो इसमें असली चीज़ ये है कि बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे होते हैं, तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले फेमस हो रहा था, क्लास 5th की बच्ची को एक बोला गया है। तो दैट्स बहुत ही ज़्यादा होता क्या है, हाइप बना के। एक्चुअली मानना क्या है कि लोगों ने जो आज भी स्टूडेंट्स आते, पहले जो एक चार्म रखे होते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई, हम लोगों ने ब्रिटिश टाइम की लाइफ देखी होती है, अभी तक वो लेगेसी जो है, विरासत है, वो हट नहीं रही है। तो अधिकारियों मन मानते हैं कि वो राजाशाही टाइप का, कि ऐसा कुछ लाइफ हो जाएगी, वो लाइफ हो जाएगी, जबकि यहाँ पर जो है कि जिम्मेवारी वाली लाइफ होती है, करने को बहुत कुछ है। बाकी जो हम ऐशो आराम देख रहे हो, तो कुछ देख रहे हो, वो करप्शन का नतीजा है। वहाँ सैलरी देखें तो सैलरी के हिसाब से देखें तो यहाँ सैलरी और भी जगह ज़्यादा है, काफ़ी जगह पर। लेकिन हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है, जो कि हमें यहाँ की जो ब्यूटी होती है, जो आना चाहते हैं, मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ चीज़ों में, अपनी सेवा के लिए बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ, कि जो काम स्पेशली जो मैं हुए, जो काम हम लोग पहले लोग जो हैं दान पुण्य में करते थे, अपना पैसा लगा के करते थे, उसके लिए सरकार हमें पैसा देती है और वो करने के लिए सैलरी भी देती है। ये सिर्फ हम लोगों को सरकारी सेवा मिलता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या है कि पैसा खुद का लगाना पड़ता है उनको। यहाँ पर सरकार पैसा भी दे रही है और सैलरी दे रही है। तो पहले उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आना क्यों चाहते हैं। अगर आप करप्शन के लिए आना चाहते हैं तो फिर तो गाइडेंस है नहीं मेरे पास, मतलब क्या बताऊँ उनको। तो बाकी आप सेवा के लिए आना चाहते हो तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पहले जो चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है आपके आप बहुत पहले से तैयारी शुरू करो। पहले आपको देखना पड़ेगा आसपास कोई गाइड मिल जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ हम लोग, माननीय मंत्री जी इस समय उन्होंने हम लोगों टीम बनाने की बात कही है कि जिससे कि हम इस इंस्टीट्यूट को एक गाइड के तौर पर, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को हम गाइड के तौर पर ला सकें जिसमें बच्चे एकदम ट्रस्ट कर पाएँ। तो अभी उस पर काम चल रहा है, चूँकि काफ़ी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, अभी काम चल रहा है इस समय। तो जो अभी नए कैंडिडेट आते हैं तो पहले तो जैसे अभी कुछ पहले आते थे कि क्या क्या चीज़ करें, मेरा कहना है कि जिस फील्ड में आप हैं पहले उसमें महारत लीजिए, फिर आगे आके ग्रेजुएशन के जो आसपास रहता है उसमें आप शुरुआत करेंगे। तो ऑनलाइन जुड़ के भी जब तक एजुकेशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़ के थोड़ा थोड़ा चीज़ करना शुरू कर सकते हैं आप। बाकी
जो मेरा भी अनुभव, भले ही मुझे बहुत टाइम लगा है और एक्चुअली मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं जो सच्चाई वो कहना ज़रूरी होता है कि इस तैयारी में अगर सही से तैयारी की जाएगी, जो अच्छे करते 2-4 साल में निकाल लेते हैं आराम से, बशर्ते वो एस्पिरेंट के साथ धोखा न दें। अपने अपने अंदर जो एस्पिरेंट है, जैसे मैं हूँ तो मैं अपने एस्पिरेंट के साथ मानता हूँ कि अच्छा एस्पिरेंट नहीं हूँ मैं, और वो सही से देते हैं तो निकाल लेते हैं आराम से। बशर्ते कि असली चीज़ जो गाइडेंस होगी वो इम्पोर्टेंट रखती है। और अभी चूँकि काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी निकल के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने अपना जो अभी एक अच्छी चीज़ है कि टॉपर्स हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो इसको कोई भी स्टूडेंट जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स को। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है, तो इसको यूज़ करके जो स्टूडेंट्स हैं उस पर गाइडेंस रहेंगे। और पहले भी देखा टॉपर्स की गाइडेंस देखी, रियली बहुत बाई हार्ट आती है और काफ़ी जेन्युइन गाइडेंस आती है। जब शायद इंटरव्यू देते हैं तो शायद उनकी अलग गाइडेंस रहती है, लेकिन जब अपने ग्रुप में देते हैं तो काफ़ी जेन्युइन गाइडेंस देते हैं वो, तो उसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सर, एक है कि आप पहले पीसीएस अधिकारी रहे, आपने अपनी एक जर्नी बताई कि करप्शन हुआ, आपने खुलासा किया, हमला हुआ, जान पे बनाई, जल्दी से जल्दी तबादले किए गए, फिर यूपीएससी करने का सोचा। तो यहाँ कैसे सोचा है कि यहाँ कैसे काम करेंगे अगर इससे बड़ी पोस्ट मिलती है? और बड़ी ताकत के साथ। एक्चुअली मैं चूँकि सारी चीज़ हुई, अटैक हुआ, सारी चीज़ हुई। अब तो मेरा एक अपनी जो सोच है, मैं वैसे लिखता भी हूँ अपने सामने कभी भी, कि जब एक्चुअली वो प्रेरित वहाँ से हम लोग के जब ब्रिटिश राज था तो उसमें होता था कि कातला माला एक आता था, तो उसी चीज़ को बनाया हुआ, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। सब कुछ लुटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना भ्रष्टाचारियों में है। तो अब जाहिर है कि अगर बड़ा अवसर, जितना बड़ा अवसर मिलेगा उतनी बड़ी ताकत के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खतरा भी बढ़ेगा। और हो सकता है कि मुजफ्फरनगर जैसी घटना दोबारा भी हो। तैयार है उसके लिए, जो भी होगा। ये करना है चीज़ों को कि कैसे और क्योंकि मेरे पास तो भी ज़िंदगी उधार है, तो मुझे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं बनता। बल्कि जो अवसर लिया जा रहा है इसलिए लिया जा रहा है कि और एक्चुअली होता क्या है, जो मेरा मानना है क्या है कि इसमें जो मेरे प्रेरणा एक रहती है कि अभी तक क्या है कि भ्रष्ट सिस्टम की लिंक, पूरा जो लिंक है उसकी कमज़ोर लिंक है। इसमें जो चैन होती है उसकी एक कोई कड़ी जो है जब टूटती है तो इसको बहुत डर लग जाता है, हटाने की कोशिश करता है। तो वो क्या है कि अभी तक क्या देखा जा रहा है कि भ्रष्ट सिस्टम को इतना विश्वास है, हम जिसको हटाना चाहें हटा देते हैं। तो मेरा चैलेंज कभी भी रहेगा, जब भी जो अवसर मिलेगा उसमें, कि ज़िंदा भी रखना है, कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है, जैसे ऐसा भी नहीं है कि डरना है उससे, आएगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डरना भी नहीं है, लेकिन कोशिश चाहिए, ज़िंदा रहना है। उसके साथ ही कोशिश रहेगी कि उन्हें एक एहसास दिला देना कि आपकी जो चैन है उसकी कड़ी टूट रही है अब। तो अगर ये चीज़ सिद्ध होगी तो मानना है कि काफ़ी असर पड़ेगा चीज़ों में। कि अभी तक क्या है कि काफ़ी लोग मिले हैं जो टूट जाते हैं, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं टूटने का। क्योंकि बात करें तो बात करें, ज़िंदगी अटैक झेल चुके हैं, दोबारा तैयार है कभी भी। उसके बाद बात करें हम लोग उत्पीड़न की, तो विभाग वालों ने इतना उत्पीड़न करने की कोशिश की है। अब तो उनसे कह रखा है मैंने, जितना करना चाहिए और हिम्मत और बचाओ तो कर लो। तो इसलिए अभी डर ही नहीं है। तो यहाँ से तो और चीज़ अच्छी होंगी काफ़ी, जहाँ भी जाना होगा, जब भी जाना होगा। तो मतलब ये है कि और फोर्स के साथ, मतलब कि जितने बड़े अवसर उतना बड़ा अंदर से और फोर्स रहेगा। एक्चुअली सिद्ध करना है खुद को। मुझे एक मेरे पास भी एक चैलेंज है कि मुझे ज़िंदगी मिली है, वाकई में सही ज़िंदगी मिली है कि नहीं, मुझे ये भी सिद्ध करना है। तो देखते हैं अभी आगे जो है, बाकी चीज़ें कहने से अच्छा होगा कि आगे चीज़ आएंगी सामने में और स्टोरीज बनेंगी अभी तो। सर, आप पे पहली बात तो ये बताइए कि घर पे कौन कौन है? जितना मैंने जानकारी जुटाई है कि आपके जो पापा थे वो उस टाइम पे एक चक्की चलाते थे, तो एक पढ़ाई करवाना, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवाना, ये बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो पढ़ाई तक का सफ़र कैसा रहा? हाँ, ये चीज़ रही कुछ जो है। पापा जी, जो मैं जब मैं पीछे सिलेक्शन हुआ था उस समय, मतलब वो चक्की की बदौलत ही आगे बढ़ पाया था मैं। पापा जी आज भी हैं, तो ये रही चीज़ें तो काफ़ी रहता नॉर्मली, मतलब उसी चीज़ को याद करते हैं तो अब लगता है कि काम करने का। चूँकि अब मेरी थोड़ी मेज़ के पार बदला हूँ इस बार, मेज़ के उस पार था, इस बार हुआ था मैं,
तो चुनौती मिली और एक जिम्मेवारी का भाव रहता है कि ऐसे मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको हमें उठाना है। बाकी घर में जो है मम्मी पापा हैं और भाई है, बहन है, यानी शादी हो चुकी है सबकी। को चूँकि कंबाइंड फैमिली है तो जो ताऊ जी, बड़े पापा जी कहते हैं हम लोग, उनके 3 बेटे हैं और मेरी एक वाइफ है, एक बेटा भी 8 साल का। जी। सर, इस पूरी बातचीत में मुझे एक चीज़ समझ में, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि अटैक हुआ उसके बाद आपने बताया आपका एक छोटा बेटा है, आपने यूपीएससी की तैयारी की। उस अटैक के बाद आपको डर नहीं लगा कि अगर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? हाँ, डर लगा इसलिए इंश्योरेंस कराया फिर मैंने, और दोस्त लोगों से बात भी की है कि भाई कुछ हो जाए तो कभी बेटे को गाइड करते रहना। तो चीज़ें कभी हो सकती है, कभी भी चीज़। और ये सारी चीज़ें कि जब भी ऐसा ख्याल आता है क्या होगा तो मैं एक्चुअली अपने आप को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म देखता हूँ कि जो बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, इसका आंसर उनसे मिलता है मुझे। अब वही सोचने लगे कि अगर हम यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो हमें फैमिली का क्या होगा, तो देश कहाँ बचेगा। तो एज ए सिविलियन हम लोग जो होते हैं, अंतर इतना है, जिम्मेवारी सेम है, बस उनके दुश्मन जो बाहर के होते हैं और कुछ होते हैं, हमारे दुश्मन जो होते हैं वो सिस्टम के होते हैं। हम ट्रस्टी होते हैं पब्लिक मनी का और पब्लिक ट्रस्ट का। दूसरी चीज़ है, चूँकि यूनिफॉर्म नहीं होती हमारे पास, तो सिविलियन जो होता है इसलिए होता है, तो मेरे हिसाब से सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं हम लोग, उनसे कम जिम्मेवारी नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का इसलिए सवाल नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने जो सोल्जर है उनका एग्जाम्पल है हमारे पास, सैनिक का। तो बाकी इंश्योरेंस करा रखा है कि जिससे कम से कम कटोरा ना लेना पड़े। एक आखिरी सवाल, आपने यूपीएससी में सफलता हासिल की है पहले से, हालांकि आप पहले से ही अधिकारी रहे, फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, फैमिली का काफ़ी अच्छा रहा था, चूँकि फैमिली वाले परेशान हो गए थे कब तक पढ़ेगा ये कब तक करेगा, क्योंकि होता क्या था, बेटा भी जो आता था, जैसे चूँकि असली चीज़ में होता है ना कि जो जॉब के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता था नॉर्मली, तो जाहिर है कि जो जॉब के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करे, बल्कि जॉब को ज़्यादा टाइम से करने से तो मुझे फैमिली का टाइम जो था वो पढ़ाई में निकालना पड़ता था। तो फैमिली का टाइम मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी काफ़ी लोग गुस्सा होते हैं मुझसे कि मैं कहीं घूमने में नहीं आता, तो उनका टाइम दे रहा होता था। बेटा भी आता था तो बेटे को बार बार समझाना पड़ता, बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आती थी। समझाते तो काफ़ी मान जाता था, तो पूछता भी है कि जब से सिलेक्शन हुआ था तो जब बताया गया सिलेक्शन हुआ है तो वो कूद के आ गया था कि अच्छा लगा था काफ़ी जो है। तो उसका बोला और ये भी अच्छा लगा कि जो नॉर्मली होता है कि बेटा बोला था कि भाई पापा आपने कर दिखाया, तो ये ट्रस्ट जो है बेटे का शायद आगे काम आएगा मेरे जो है। और देखो वाइफ का भी, चूँकि पापा जी भी, वाइफ का भी काफ़ी रोल रहा था इस चीज़ में। देखो मम्मी पापा जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी चूँकि देखा है, और उन्हें कहीं वो भी मान के चल रहे थे कि होगा कि नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा था ना नॉर्मली, काफ़ी लंबे टाइम से होता है, हर साल एग्ज़ाम आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, फेलियर। तो जब हुआ तो उन्हें आज बात हुई थी मेरी, तो एक्चुअली वो सबसे पहले जो टूटे थे अटैक के बाद में। अटैक के बाद में टूटना था उनका कि उनको सबने घेर लिया था कि आपका बेटा कहीं गलत रास्ते पे चला है इसलिए अटैक हुआ है। गलत रास्ता मतलब कि ईमानदारी गलत रास्ता है उनकी नज़र में, आसपास के लोगों में। तो वहाँ से हुआ था। उसके बाद मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहती है कोई बवाल हो जाता है, तो वो काफ़ी परेशान थे। अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक सीनियर ऑफिसर का मेरे पास धमकी आ गई थी सस्पेंड कराने की। तो धमकी आ गई थी, लेकिन तो उससे काफ़ी चीज़ नेगेटिविटी चल रही थी। तो इस रिज़ल्ट से हुआ, इससे पहले एक अच्छा कर हुआ था कि माननीय मंत्री जी समय जो आए हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया था चीज़ों को। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा था मेरे लिए। तो ओवरऑल मतलब कि कहूँगा तो मैं कि काफ़ी एनर्जी बढ़ गई है, सबके अंदर खून बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे नहीं पता था इतनी जो खुशी आ सकती है। भले ही रैंक कम आई अभी भी, लेकिन खुशी उनके अंदर पूरी है। उन्हें मतलब नहीं रैंक क्या चीज़ है, लेकिन खुशी है काफ़ी जो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ है रिंकू राही। उम्मीद है कि आपने इनका इंटरव्यू सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो रिंकू राही ने अपने इंटरव्यू में बार बार कही कि अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो उसमें ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा इनका यूपीएससी का सफ़र। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूट के साथ। शुक्रिया।